हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए एक और नए वीडियो का शुरुआत करते हैं। इसमें हम बायोलॉजी का यानी क्लास 10 का चैप्टर 2 यानी श्वसन को देखने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव को आज हम पूरा खत्म करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न पहला क्या है आपका। पहला प्रश्न है कि इसमें आपका पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर है कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए यानी ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है। यानी कि मान लीजिए कि कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, वसा का या सुक्रोज का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आपका कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यानी ऐसा कौन सा क्रिया है जिसमें यह है आपका कि ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में प्रवेश करता है। देखिएगा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा कि विसरण होगा कि किण्वन होगा कि दहन होगा। तो बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, विसरण, किण्वन, दहन। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विसरण। किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण के द्वारा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये बाहरी वातावरण से कोशिका में प्रवेश करता है। यह होता है मेन रूप से पेड़ पौधा में। फिर आपका विसरण, तो विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन कोशिका में प्रवेश करता है। फिर आपका किण्वन, तो किण्वन की क्रिया में नहीं प्रवेश करता है। दहन में भी, दहन तो एक बाहरी क्रिया होता है, इसमें भी प्रवेश नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आपका कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाया जाने वाला वलय की प्रकृति क्या है। देखिए, मनुष्य का जो ट्रेकिया है, इसको कहते हैं, जो गला है, इसी को हम क्या कहते हैं? श्वास नली, या इसी को क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। तो इसमें जो है यानी इसमें देखिए सी आकार का पाया जाता है। सी आकार का यानी 18 से 20, 18 से या 16 से 20। तो सी आकार का 16 से 20 क्या पाया जाता है? तो सी आकार का 16 से 20 पाया जाता है आपका यहाँ पर। देखिए, उपास्थि के बने अपूर्ण वाला, उपास्थि के बने पूर्ण वाला, क्यूटिकल के बने पूर्ण वाला या क्यूटिकल के बने अपूर्ण वाला। तो इसका जो आंसर होगा उपास्थि के बने अपूर्ण वाला, यानी सी आकार का उपास्थि के बने क्या पाया जाता है? तो अपूर्ण वाला पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है फिर आपका 4 नंबर कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ टूटकर क्या बनता है। तो देखिएगा, उसमें दहन की क्रिया होता है, विघटन होता है, या संश्लेषण होता है, या परिवर्तन होता है। क्या होता है? उसमें विघटन की क्रिया होता है। उसमें किसकी क्रिया होता है? उसमें आपका विघटन की क्रिया होता है। समझे? तो देखिए, खाद्य पदार्थ टूटता है तो टूटना मतलब क्या हुआ? विघटन होना हुआ। तो यही में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर विघटन हो जाएगा। आगे है 5वां प्रश्न। 5 नंबर है आपका कि कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है। यानी कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है। देखिए, अवायवीय श्वसन हम उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। तो यह जो क्रिया होता है, यह क्रिया होता है आपका कोशिका द्रव में क्रिया होता है। यह क्रिया किसमें होता है? कोशिका द्रव में। और जितना भी आपका प्रश्न है, सब प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछा हुआ सवाल है टोटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें आपका होता है वायवीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? आपका वायवीय श्वसन, क्योंकि वायवीय श्वसन होता है आपका O2 की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जो आपका अवायवीय श्वसन होता है, ये होता है कोशिका द्रव में, और ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। ये किसमें होता है आपका? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। हरित लवक पत्ती में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली तो एक अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो अर्धपारगम्य होती है कोशिका झिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी कि जैसे मनुष्य सांस को ग्रहण किया और फिर सांस को छोड़ा, तो ये दोनों सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? देखिएगा, तो दोनों के सम्मिलित रूप को क्या? श्वासोच्छ्वास, निश्वसन, श्वसन, प्रश्वास, इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग लाइक करते जाइएगा। चलिए आगे फिर आपका प्रश्न कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, यानी कि पौधा जो है उसमें गैस का आदान प्रदान, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा की पत्ती में आता है और फिर क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि यहाँ से ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो किसके द्वारा होता है रंध्र, जड़, तना, टहनी। तना भी नहीं होगा आपका, टहनी भी नहीं होगा, जड़ भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर रंध्र हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, आगे 8 नंबर, निःश्वास द्वारा निकली वायु में मुख्यतः क्या होती है, यानी कि निःश्वास क्या होगा आपका, तो निःश्वास। देखिए निःश्वास मतलब क्या होता है यहाँ से कि जैसे मान लीजिए कि अंदर से निकला हुआ वायु, तो अंदर से निकला हुआ वायु में मुख्यतः क्या होता है, तो अंदर से क्या निकलता है, मान लीजिए मनुष्य के शरीर के अंदर से क्या कौन सी वायु निकलता है, जैसे हम सांस को छोड़ते हैं तो कौन सा वायु निकलता है, तो यहाँ से वायु है आपका, वो निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा वायु निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं होगा, पायरुवेट नहीं होगा आपका, नाइट्रोजन नहीं होगा। चलिए आगे आपका 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रश्वासी वायु में ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी प्रश्वासी वायु में। अब प्रश्वासी मतलब होता है कि हम सांस को ग्रहण कर रहे हैं, तो सांस के ग्रहण करने में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो आपको अगर बताए होंगे पहले, इससे पहले वीडियो में बताए थे थ्योरी में कि वायु में आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है 78%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 78%। फिर आपका जो ऑक्सीजन बताए थे वो ऑक्सीजन की मात्रा होता है आपका 21%, यानी 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताए थे ये होता है आपका 0.03%, और जो बच गया है वो आपका होता है अन्य गैस। जो बच गया वो आपका क्या होता है, तो अन्य गैस होता है जो बच गया है, समझे। तो चलिए, तो इसका देखिए यहाँ पर कितना प्रतिशत हो रहा है, 21% हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आपका यहाँ से आगे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न कि प्रश्वास के समय डायफ्राम क्या करता है, यानी प्रश्वास उसको हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सांस को अंदर ग्रहण किए, इसको इस क्रिया को हम कहते हैं प्रश्वास। यानी कि इसमें क्या होता है कि वायु को हम ग्रहण किए, वायु कोष्ठक में गया और वहां से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया हीमोग्लोबिन क्या करता है कि वहां से लेकर वायु यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचा देता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और फिर तो इसी क्रिया को हम कहते हैं क्या, इसी क्रिया को हम प्रश्वास कहते हैं। उधर से क्या होता है कि वही जो रक्त है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आता है और यहाँ पर वायु कोष्ठक यानी एल्वियोली में छोड़ देता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम उच्छ्वास कहते हैं। तो प्रश्वास समझ में आया होगा कि वायु को ग्रहण करना फिर उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाना। इसमें क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, शिथिल हो जाता है, संकुचित हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, कोई नहीं। देखिएगा कि डायफ्राम जो यहाँ पर है, देखिए आप ऐसे कीजिए, सांस को लीजिए, तो डायफ्राम क्या हो गया, शिथिल हो गया, यानी संकुचित हो गया, शिथिल ने संकुचित हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक बार हम डायफ्राम को देख लेते हैं चित्र के माध्यम से कि डायफ्राम क्या होता है। देखिएगा यहाँ से अगर आप देखना चाहे तो डायफ्राम को आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए अगर आप देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं। देखिए आपका जो इस टाइप से है ये है आपका डायफ्राम, ये क्या है आपका, यही है आपका डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है इस टाइप से होता है डायफ्राम। देखिएगा जैसे मान लीजिए फेफड़ा है, फेफड़ा के इस टाइप से होता है डायफ्राम। ये जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे संकुचित होता है, और जब सांस को हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, तो डायफ्राम फूल जाता है। डायफ्राम क्या हो जाता है, तो फूल जाता है। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, देखिएगा आप लोग। चलिए इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका 11 कि वह संरचना जो ट्रेकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है यानी ऐसा कौन सा संरचना है, देखिएगा ऐसा कौन सा संरचना है जो ट्रेकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है। यानी मान लीजिए देखिएगा कि जैसे मान लीजिए भोजन है और श्वास है, देखिए नाक के माध्यम से और मुंह के माध्यम से दोनों जब भोजन यानी यहाँ से श्वास और यहाँ से नाक भोजन दोनों जब प्रवेश करता है तो ट्रेकिया जो है जिसको हम श्वास नली कहते हैं, दोनों एक साथ जाता है। सांस भी उसी नली से जाता है, भोजन भी उसी नली से जाता है, लेकिन ट्रेकिया के बाद श्वास नली अलग नली में चला जाता है फेफड़ा में, और जो भोजन है वो अमाशय में चला जाता है ग्रास नली के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो ट्रेकिया में भोजन को वहां पर एक होता है दरवाजा, जो क्या होता है कि मान लीजिए जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो दरवाजा श्वास नली को ढक देता है और भोजन आराम से चला जाता है।
फिर मान लीजिए कि जब श्वास को हम ग्रहण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, तो वह जो दरवाजा है वह खुल जाता है, तो उस दरवाजा को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी, ग्लोटिस, इपिग्लोटिस, ग्लोटिस। आगे आपका 12 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि इनमें हीमोग्लोबिन का लगाव सबसे अधिक होता है अमोनिया के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देखिएगा सबसे ज्यादा जो लगाव है यहाँ पर वह होता है, देखिएगा यहाँ किसके साथ होता है? देखिएगा जैसे आपको बताए कि जैसे मान लीजिए कि हमको पसंद है सबसे पहले ए और फिर उसके बाद हमको पसंद है बी। मान लीजिए ए नंबर हमको ज्यादा पसंद है, बी हमको सबसे कम पसंद है। यदि ए नहीं है तब हम बी को देख लेंगे। यदि मान लीजिए कि मेरे पास दोनों है, क्या है मेरे पास? मान लीजिए दोनों है, ए भी है बी भी है, तो सबसे पहले हम ए को चूज करेंगे। तो वही बात है कि कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन यदि दोनों आ गया फेफड़ा में एक साथ, तो जो आपका यहाँ पर जो ले जाने वाला है वाहक, आपका हीमोग्लोबिन जो है ले जाने वाला, यह क्या करता है कि ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर चला जाता है। यानी सबसे अधिक लगाव किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इसका इसी कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 13 नंबर 13 है कि पायरुवेट के विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? यानी पायरुवेट जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। पायरुवेट को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज के विखंडन, जब ग्लूकोज टूटता है C6H12O6, जब ग्लूकोज टूटता है तो उसके उपरांत जो ऊर्जा आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, पानी मिलता है और ऊर्जा मिलता है, तो यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित में, केंद्रक में। क्या होगा आंसर? तो ना कोशिका द्रव होगा, ना हरित होगा, ना केंद्रक होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यह क्रिया, समझे? माइटोकॉन्ड्रिया में ही यह क्रिया संपन्न होता है। और जहां पर जो आप कहेगा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तब यह क्रिया कोशिका द्रव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा, तो इससे क्या होता है कि ऊर्जा का तो निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होता है, जल भी निकलता है, यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 14 नंबर, जलीय पौधों एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। यानी जो जलीय पौधा है, जलीय जंतु है, वह श्वसन में क्या लेता है और ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करता है? जल के रूप में, जल से। तो क्या जल में घुलनशील गैस से, पानी को तोड़कर O2 से, या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, या ABC तीनों से? देखिएगा ना यहाँ पर जल से होगा, ना वायुमंडलीय ऑक्सीजन से होगा, ना तीनों से होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी जल का प्राणी है, यानी जल का जो जीव है, यानी जल का जीव या जल का पौधा है, तो जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है? उसको अपना श्वास के रूप में ग्रहण करता है। चलिए आगे है। आगे आपका 15 नंबर प्रश्न कि श्वसन के किस अंग द्वारा गैसों का विसरण नहीं होता है? ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। क्या होगा? ना गिल्स होगा, ना त्वचा होगा, ना फेफड़ा। फेफड़ा के द्वारा भी श्वसन होता है, त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा भी श्वसन होता है। पूछा है नहीं, तो ट्रेकिया के द्वारा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए आगे प्रश्न है। आगे आपका कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? यानी तिलचट्टा एक प्राणी है जो इसमें कितना जोड़ा श्वास रंध्र, यानी सांस लेने वाला कितना जोड़ा छिद्र पाया जाता है? देखिएगा 2 जोड़ा, 8 जोड़ा, 10 जोड़ा, 6 जोड़ा, कितना जोड़ा होगा? बताइए आप लोग इसका आंसर। देखिए ना 2 होगा, ना 8 होगा, ना 6 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 जोड़ा पाया जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका कि हृदय खांचा कहाँ पाया जाता है? यानी कि हृदय में खांचा कहाँ पाया जाता है, मतलब भाग बटा हुआ कहाँ पाया जाता है? तो किस, देखिए सिंपल बात है कि हृदय होता कहाँ है? तो आपका दाहिना भाग होता है कि बायां भाग होता है? सबसे पहले तो यही टॉपिक है। तो हृदय जो आपका होता है वह होता है बायां फेफड़ा के आसपास है, तो बायां फेफड़ा में हृदय खांचा पाया जाता है, समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना बायां होगा, ना हृदय होगा, ना श्वसन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न। चलिए कहता है 18 नंबर प्रश्न कि फेफड़ा से ऑक्सीजन, क्या है? फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका में पहुंचाने का कार्य मूल रूप से करता है। यानी कि फेफड़ा से जो ऑक्सीजन है, यानी मान लीजिए हम ग्रहण किए वायु गया फेफड़ा में, यानी वायु कोष्ठक में, और वहां से ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया तक। तो ले जाने का कार्य ना रक्त तो करेगा, रक्त में उपस्थित होता है आपका हीमोग्लोबिन, आरबीसी में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब कहेगा हीमोग्लोबिन कैसे होगा, इसका आंसर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यदि ऑप्शन में आपको हीमोग्लोबिन, रक्त, आरबीसी तीनों है तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है तब आंसर होगा आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अगर ना आरबीसी है ना हीमोग्लोबिन है, रक्त है, तब रक्त आंसर हो जाएगा, क्योंकि रक्त के अंदर ये दोनों पाया जाता है, तीनों पाया जाता है रक्त के अंदर। लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन से, समझे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऐसा तत्व है, प्रोटीन है, जो क्या करता है, लेकर यहां से जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 नंबर प्रश्न कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से फेफड़ा में किस रूप में आता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह कोशिका से, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो उत्पाद बनता है ऊर्जा निर्माण के बाद, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वह किस रूप में आता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, गैस बुलबुला, या ए भी दोनों। देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर ना ए होगा ना बी होगा, देखिएगा ए होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, देखिए ए नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो यह किसको ले जाएगा, तो यह ऑक्सीजन को ले जाएगा। यह किसको ले जाता है, तो ऑक्सीजन को लेकर जाता है। और यह जो है यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यह लेकर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोक्सी यानी कार्बन, तो किसको लेकर जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैस का बुलबुला नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। चलिए 20 नंबर बढ़ते हैं आगे प्रश्न। आगे 20 नंबर कि फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी मनुष्य का फेफड़ा हो या जानवर का हो, तो मनुष्य का फेफड़ा मान लीजिए कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली। तो एल्वियोली जो भाग है यानी वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक को ही हम क्या कहते हैं, तो एल्वियोली कहते हैं। वायु कोष्ठक को ही हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। तो इसी में क्या होता है, वायु कोष्ठक में ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। न श्वास नली होगा, न ग्रसनी होगा, न श्वसनी होगा, क्योंकि ये तो मार्ग है, रास्ता है आने जाने का, लेकिन मेन रूप से यहीं पर आकर रुकता है, फिर यहीं पर आकर क्या होता है, वापस फिर जाता है। मतलब वायु आया तो वायु कोष्ठक में ही रुकेगा, फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो वो भी क्या रुकेगा, तो वायु कोष्ठक में ही रुकेगा। फिर ये सब तो रास्ता है नीचे वाला तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 20 का। आगे है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि श्वसन का अंतिम उत्पाद है, यानी सांस जब हम श्वसन को ग्रहण करते हैं, यानी जब हम वायु को ग्रहण करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा बनाता है तो उसके बाद अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज जब टूटता है तो टूटने के बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, CO2 एवं ऊर्जा, H2O एवं ऊर्जा, CO2 H2O एवं ऊर्जा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ये होगा सही। कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा ये भी आपका सही होगा, जल और ऊर्जा ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर तीनों है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होगा, इसमें ऊर्जा है तो ऊर्जा भी होगा। तो आपका आंसर जो होगा ये तीनों हो जाएगा, क्योंकि तीनों का इसमें उत्पाद बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है और ऊर्जा भी बनता है, कोई दूग नहीं बनता है, तीनों बनता है। तो आगे प्रश्न है आपका 22 नंबर कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। यानी जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दीजिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा C6H12 और क्या होता है O6। अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो कार्बन C6 है कि ना, तो कार्बन के कितने अणु हो गए, तो कार्बन के 6 अणु हो गए, समझे। अगर मान लीजिए पूछ देगा कि ग्लूकोज में कार्बन की जगह पर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन पूछ लिया, मान लीजिए क्या पूछ लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन पूछ दिया, तो हाइड्रोजन कितना होता है, देखिएगा। तो यहाँ पर पूछ दिया कि मान लीजिए हाइड्रोजन का कितना अणु होता है, तो H कितना है 12, तो हाइड्रोजन का कितना अणु हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का 12 अणु हो जाएगा, समझे। अब मान लीजिए पूछ दिया ऑक्सीजन का कितना अणु होता है, इसी में कार्बन की जगह पर मान लीजिए पूछ दिया ऑक्सीजन यानी O2, क्या पूछ दिया आपका O2, तो ऑक्सीजन का कितना अणु होता है, तो ऑक्सीजन का जो अणु होता है ये भी होता है 6 अणु, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी जो कोशिका जब ऊर्जा का निर्माण करता है तो उसको किस रूप में संचित करता है और उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए
एडीपी, एडीपी नहीं होता आपका एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एटीपी, ना एडीपी होगा ना पीडीपी होगा, आपका क्या हो जाएगा एटीपी। एटीपी ही कोशिका का जो मुद्रा है, कोशिका का मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी को ही हम कोशिका का मुद्रा कहते हैं, यानी इसी में संचित होता है, इसी नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है आपका कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो आपको इससे पहले बताए थे कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, 78%। और आपका जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसकी मात्रा आपका 21% है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना है आपका, तो 0.03%, 0.03%। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका जो आंसर होगा आपका, देख लीजिएगा इसका आंसर, देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 78%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर आगे है 25 नंबर प्रश्न कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया इसको हम कहते हैं जैसे श्वासनली हो गया, तो मान लीजिए कि वह जो जीव है नाक के माध्यम, उसमें नाक नहीं होता, वह नाक के माध्यम से सांस नहीं लेता, डायरेक्ट ट्रैकिया में छिद्र होता है, उसी के माध्यम से सांस ले लेता है। क्या हाइड्रा होगा, स्टारफिश होगा, कॉकरोच होगा या पैला होगा, क्या होगा आपका, तो कॉकरोच, जिसको हम क्या कहते हैं तिल चट्टा कहते हैं, समझे समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा, ये ट्रैकिया से सांस लेता है। आगे प्रश्न, आगे आपका 26 नंबर कि किण्वन की क्रिया द्वारा पाया जाता है। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में, बताएं आप लोग की अभी दीजिएगा कमेंट में, किण्वन की क्रिया द्वारा क्या पाया जाता है, किसमें पाया जाता है किण्वन की क्रिया, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। देखिए अमीबा होगा, अमीबा में तो कूटपाद के द्वारा ग्रहण होता है, किसके द्वारा ग्रहण होता है, कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। हाइड्रा में भी क्या होता है, तो उसी टाइप से होता है, इनमें कोई नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ईस्ट होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ईस्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न 27 नंबर, देखिएगा दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दूध से दही बनने में आपका क्या अभिक्रिया होगा, यानी मान लीजिए दूध है तो दही बनना चाहता है, यानी दही उसको हम जमाना चाहते हैं, क्या होगा, अपघटन होगा, नहीं होगा, किण्वन बिल्कुल होगा, किण्वन की क्रिया होगा। और इसमें ईस्ट, किण्वन की क्रिया किसमें होती है, ईस्ट में, और इसी के माध्यम से क्या होता है कि दही, दूध जो है वो दही में बदल जाता है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो चलिए आगे प्रश्न है आपका 28 नंबर कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी जो खून का जो रंग है वो लाल किस प्रोटीन के कारण होता है। देखिएगा तो खून का जो लाल रंग है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, ना हेपेरिन होगा, ना थ्रोम्बिन होगा, ना फाइब्रिनोजिन होगा, ये सब रक्त में मौजूद होता है प्लाज्मा में, लेकिन इसके वजह से रक्त का रंग लाल नहीं होता है। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन के भी अंदर उपस्थित होता है आपका तो आयरन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, आयरन, जिसको हम क्या कहते हैं, लोहा, जिसको हम क्या कहते हैं, लोहा। हीमोग्लोबिन के अंदर आपका लोहा उपस्थित होता है, और लोहा का संकेत होता है आपका Fe, यानी फेरस। लोहा का संकेत क्या होता है आपका, तो Fe, Fe इसका संकेत हो गया, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका 29 नंबर, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, यानी क्या मुक्त होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ H2O, नहीं, सभी मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका है यहाँ पर आगे 30 नंबर की कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, यानी कोशिका जो झिल्ली है वह किस, यानी जैसे मान लीजिए एक कोशिका में मौजूद होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेवी जालिका, और भी बहुत सारा, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो यह जो झिल्ली है यानी कोशिका झिल्ली, इसके अंदर ये सब पाया जाता है। यह झिल्ली कैसी होती है, यह झिल्ली होती है अर्धपारगम। कैसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम, मतलब पूरा पारगम में सब कुछ नहीं जा सकता झिल्ली के अंदर, कुछ कुछ चीज है जो जरूरी है वो जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि लाइसोसोम बाहर निकल सकता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिका से बाहर निकल सकता है, ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं जा सकता है, समझे। और पारगम बिल्कुल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप लोग देखिए आगे प्रश्न आगे है 31 नंबर, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। देखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होगा एडिनिन थायमिन फॉस्फेट, नहीं, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
और फिर आपका एडिनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 प्रश्न है, आप लोग पूरा देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। यानी जब ऑक्सीजन परिवहन होता है, यानी ऑक्सीजन को वायु कोष्ठक से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का काम यानी किसका है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकणु सभी नहीं, ना सभी होगा, ना रक्त पट्टिकणु, ना डब्ल्यूबीसी, आरबीसी होगा। क्या होगा? आरबीसी। और आरबीसी में भी आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में भी क्या लेकर जाएगा? तो हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा। और आपको बता दिए कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या उपस्थित होता है आपका? तो आयरन उपस्थित होता है। इसी आयरन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। और यही हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है शरीर में कि आप जैसे मान लीजिए शरीर में एनर्जी का ऑक्सीजन लेकर जाता है, तब शरीर में एनर्जी का निर्माण होता है। अगर जिस मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उसको चक्कर ज्यादा आता है। और इसको ऐसे कहिएगा, जैसे महिला है और पुरुष है, तो महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए महिला का, मान लीजिए 100 ग्राम ब्लड में, कितना ग्राम ब्लड में? 100 ग्राम ब्लड में लगभग 12 से 14 ग्राम होता है इसमें आपका तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम 100 ग्राम ब्लड में। और पुरुष का जो 100 ग्राम ब्लड है उसमें जो होता है उसमें 14 से लेकर 16 ग्राम क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसी कारण ज्यादातर चांस जो चक्कर आता है उसमें महिलाओं को चक्कर आता है, क्योंकि इसमें पुरुषों की तुलना में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। फिर आगे है आपका 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? यानी जीव विज्ञान का पिता हम किसको कहते हैं? लामार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को नहीं, अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम कहते हैं अनुवांशिक का पिता, अनुवांशिकता का पिता कहते हैं इसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का पिता। लामार्क, चार्ल्स डार्विन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है फिर प्रश्न आपका 34 नंबर, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? इससे पहले आपको बहुत बार बताए थे। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। यानी कार्बन का 6 अणु, हाइड्रोजन का 12 अणु, ऑक्सीजन का 6 अणु। चलिए लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा और इसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा नहीं, उत्पाद के द्वारा तो होता है अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में होता है उत्पाद के द्वारा। सिलिया होता है? नहीं, सिलिया नहीं होता। पेलिकल किसके द्वारा होगा? तो पेलिकल के द्वारा पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह समझ में, आप लोगों को यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर से पास होइए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।